ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना, पेज नंबर 339 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 अपने देख रहे थे रिगार्डिंग KMP। अब जो प्रोविजन है दैट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। तो हमने देखा MD वाली जो पोस्ट है वो फुल टाइम पोस्ट है, फुल टाइम डायरेक्टर वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ऑलरेडी जो एक कंपनी में MD है, क्या उसको दूसरी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। सेक्शन 203 का रेफरेंस है, बोला होल टाइम KMP शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी। इस पॉइंट पे हमने बात की थी कि भाई सब्सिडरी हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन रहता है। अ कंपनी मे अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज इट्स MD if he is the managing director or manager of one and of not more than one other company, and such appointment or employment is made or approved by a resolution passed at the meeting of the board with consent of all directors। इस पे भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऑलरेडी अगर आप एक कंपनी में MD हो और दूसरी कंपनी में आपको MD बनना है तो एट ए टाइम दो कंपनीज में आप काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी में आप हो उसके बोर्ड मेंबर्स का कंसेंट लेना जरूरी है। वो अलाउ करेंगे तो फिर ये हो सकता है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर सामने वाली कंपनी अपने कंपटीशन में है या डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है तो ऐसी परमिशन यूजुअली मिलती नहीं है। अलग एंटिटी है जिसका बिजनेस ही पूरा डिफरेंट लाइन पे है और हमारे बिजनेस को उससे कोई थ्रेट नहीं है तो फिर परमिशन दी जा सकती है, ये भी हमने देखा था। द प्रोसीजर शैल रिमेन सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर बट नोटिस फॉर द बोर्ड मीटिंग शैल बी स्पेशल नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स देन इन इंडिया। मतलब ये जो डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोला है तो उनको एक स्पेशल नोटिस दे के इन्वाइट करना पड़ेगा कि आप आओ मीटिंग में, इस बारे में डिस्कशन करना है और एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, तभी ये पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इसके साथ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 205 है, ये अपने फंक्शंस की बात हो रही थी कि भाई कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो एक रीडिंग लिस्ट है, ड्यूटीज वाला पार्ट भी जो हमने ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में डिस्कस किया है, लेकिन एज अ शॉर्ट नोट एग्जाम में पास्ट में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, पूछा हुआ है, तो रैंडमली कोई ना कोई एग्जाम में वो इसको कवर कर लेते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली इस आंसर को बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है यार ड्यूटीज फंक्शन तो जनरली लिख लेंगे, लेकिन जब 4 मार्क्स के लिए 5-6 पॉइंट्स अगर आपको स्पेसिफिक लिखने हो ना, बिना पढ़े बिना लैंग्वेज को रीड किए वो स्ट्राइक नहीं होते, फिर आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। तो इसलिए इम्प्लाइड है कि इसको एक बार आप पढ़ लेना, बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, अभी नहीं भी डिस्कस करेंगे तो एक बार हो जाएगा मैनेज। नेक्स्ट देखते हैं, रेम्यूनरेशन की बात हो रही, रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सोनल। इन बिटवीन हमने को शेड्यूल 5 और वो सब के कुछ पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए थे, वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग क्या बोला है वो देख लो। पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो भी KMPs बिजनेस मैनेज कर रहे हैं उनको आप कैसे पे करोगे, इसके 2 अल्टरनेटिव्स हैं। एक तो आप उनको फिक्स मंथली सैलरी दे दो जैसे बाकी सब एम्प्लॉयज को देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन का इशू आ जाता है बिकॉज जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उसमें वर्क बर्डन काफी सारा है। अच्छा फिक्स पे कर देते हैं तो फिर काम में एफिशिएंसी उतनी दिखती नहीं है। उल्टा भी कर सकते हैं, आप जो उनको रेम्यूनरेशन दोगे एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करने से एक एडवांटेज या एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इससे वो डायरेक्टर्स या KMPs अपना दिमाग उतना लगाएंगे कि यार कंपनी के प्रॉफिट पे अपनी इनकम पर्सनली भी डिपेंड करती है। ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी अच्छा काम करेगी तो उसका फायदा मॉनिटरीली इंडिविजुअली हम सबको होगा। वो इंसेंटिवाइज करने वाली स्कीम हो गई कि फिक्स पे के बदले अगर इंसेंटिव रख दें तो अपने आप सबकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। अब इसमें यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा एज अ परसेंटेज हम डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन में खर्च कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा इन्वेस्टर्स का है। आप लोग मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो, पैसा किसी और ने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट का हिस्सा मालिक को जाना चाहिए और उनको ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्शन 197 एक मैक्सिमम कैप लगा देता है। शेड्यूल 5 के साथ साथ इसमें बोला हुआ है कि जो लिमिट हमने यहाँ पे रखी है ना वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी है कि भाई डायरेक्टर ऐसा ना करे कि खुद का रेम्यूनरेशन ही इतना हाई परसेंटेज रख दे कि सारा प्रॉफिट डायरेक्टर्स में बढ़ जाता है और शेयर होल्डर्स के लिए या कंपनी में री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बहुत कम बचता है, ऐसी प्रॉब्लम ना है। इसके लिए यहाँ पे कंडीशन रखी। अब ये जो आपको पूरा टेबल दिख रहा है ना, वो टेबल के अंदर सारे पॉइंट समझाए हुए हैं कि कंपनी में कौन से पोस्ट पे कितने डायरेक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन उनको कितना दिया जा सकता है। देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी और ये टेबल आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन में बोला डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग MD, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ द पब्लिक कंपनी। मतलब ये सारे लोग हैं कंपनी में, डायरेक्टर MD भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है, मैनेजर भी हो सकता है। हमने देखा है कि मैनेजर और MD एक साथ अपॉइंट नहीं होते, लेकिन मल्टीपल डायरेक्टर्स यहाँ पे है अलग अलग पोस्ट पे, ऐसा बोला हुआ है। इस सिचुएशन में रेम्यूनरेशन का जो मैक्सिमम हिस्सा या प्रॉफिट का जो मैक्सिमम हिस्सा एज अ रेम्यूनरेशन दे सकते हैं दैट इज ओवरऑल 11%। 11% से ज्यादा पैसा आप डायरेक्टर्स को नहीं बांट सकते, ये एक लिमिट यहाँ पे रहती है। दूसरी कंडीशन देख लो,
कंपनी में एक एमडी है या एक होल टाइम डायरेक्टर है या एक ही मैनेजर है, सिंगल पर्सन ही है, या तो वो एमडी होगा या होल टाइम डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा, लेकिन एक अकेला पर्सन ही हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट का मैक्सिमम 5% हिस्सा रेम्यूनरेशन के तौर पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें बोला मोर देन 1 एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, एक से ज्यादा है या तो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, तो 10% ऑफ प्रॉफिट्स वो लोग लेके जा सकते हैं टोटल एज रेम्यूनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में बोला डायरेक्टर्स हु आर नीदर एमडी नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स, ये पार्ट टाइम वाले हो गए, ठीक है, 1% प्रॉफिट इनके पीछे खर्च कर सकते हैं। फिर बोला डायरेक्टर्स हु आर नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर्स में तो सेम ही बोला, वहां 1% में बोला था 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी इफ देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। मतलब इसका मतलब ये है कि कंपनी में एमडी या होल टाइम डायरेक्टर में से कोई एक अपॉइंटेड है, उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, सिर्फ आपके भरोसे कंपनी नहीं चल रही, तो आपके पीछे कितना पैसा खर्च करेंगे, 1% मैक्सिमम। और जो दूसरा केस है उसमें बोला 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी इफ देयर इज नो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के भरोसे कंपनी चल रही है, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर के नाम पे कोई अपॉइंटेड नहीं है, तो यहाँ पे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा रेम्यूनरेशन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, और कितना मैक्सिमम बोला 3%। क्लियर, तो ये एक पॉइंट हो गया सारा। अब इसका जो कॉम्बिनेशन था, ये जो टेबल हमने देखा ना, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे थे ना, वो इन सबका एग्रीगेट था, तो पहले एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के ना बाकी पॉइंट्स देखने चाहिए कि भाई कंपनी में एक ही एमडी है, एक ही होल टाइम डायरेक्टर है, एक ही मैनेजर है, तो कितना उसको पैसा दे सकते हैं, 5%। फिर बोला अगर कंपनी में मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम एमडी ये सब मिला के बहुत सारे लोग हैं, तो मैक्सिमम 10%। फिर बोला अगर आपकी कंपनी में सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ही मैनेज कर रहे हैं तो टोटल 3%। और बोला एक एमडी के साथ साथ पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम वालों के लिए 1%, क्योंकि उनकी मेहनत कम हो गई ना, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर भी तो है, वो लोग भी तो अपना एफर्ट कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स कम है इसलिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी फिर कम मिलेगा, 1% से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो कि कंपनी में सिर्फ एमडी है, एमडी के साथ होल टाइम डायरेक्टर्स के साथ साथ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी है, नहीं है, जो भी कॉम्बिनेशन लगाओ 11% से ऊपर नहीं जाएगा ये, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप देख लो 11% से ऊपर टोटल होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कंपनी में एक से ज्यादा एमडी या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो बोलो उनको कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, 10% बोला, एक से ज्यादा, ठीक है, 10% बोला हुआ है। इसके साथ साथ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी हैं 1%, टोटल कितना हो गया 11। क्लियर हुआ, तो इससे ऊपर जाने वाला कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। अब मैं बोलूँ कि नहीं एक से ज्यादा एमडी या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, एमडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर में सिर्फ एक ही पर्सन अपॉइंटेड है, सिंगल, तो उसको 5% दे सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम वाले भी हैं 1%, तो 5 + 1 6 हो गया। मल्टीपल एमडीज है या डब्ल्यूटीडीज है तो 10 + 1 11 हो गया। आप अगर एमडी है ही नहीं तो फिर 3% से पार्ट टाइम वालों को मिलेगा, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा लो 11 से ऊपर यहाँ जाने वाला नहीं। क्लियर हुआ, तो ये 11% जो है वो पहली एंट्री में दे दिया ना, वो एग्रीगेट था, मैक्सिमम था, इससे ऊपर ऑप्शन नहीं रहे। क्लियर हुआ, तो ये 197 में जो ये कंडीशन रखी है, ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर की मर्जी के खिलाफ जाके अपना खुद का रेम्यूनरेशन 11% से ज्यादा ना रख सके, इसलिए लिमिट्स लगाई हुई है। क्लियर, आगे देख रहे हैं कंडीशंस, पहले इसके साथ पूरी करते हैं फिर और पॉइंट्स देख लेंगे। Where the company has defaulted in the payment of dues to any bank or PFI or non-convertible debenture holders or any other secured creditors, the prior approval of the bank or public financial institution concerned or NCD holders or other secured creditors, as the case may be, shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि कंपनी ने बैंक लोन्स में डिफॉल्ट्स किए हुए हैं और फिर आप प्रॉफिट शेयरिंग दे रहे हो डायरेक्टर्स को, तो यहाँ पे फिर उन लोगों से पहले पूछना पड़ेगा। एक तरफ आप डिफॉल्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रॉफिट आपस में बांट रहे हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट तो करेंगे ना, तो उनके अप्रूवल के बिना काम नहीं हो सकता। आफ्टर द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इन केस ऑफ नीडी कंपनी सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई विद मॉडिफिकेशन विच इज एज अंडर। तो ये कुछ चेंजेस आए थे। रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर हु इज नाइदर एमडी नॉर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल सर्विसेज टू द नीडी कंपनीज specified in the articles of association may be paid by way of monthly payment subject to the approval of company in general meeting and also to the provision of section 197। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इनको मंथली बेसिस पे पेमेंट मिल सकता है, लमसम बेसिस पे, बाकी साल के एंड में जो हिसाब होगा वो देख लेंगे, तो ये अलाउ कर दिया। बाकी कंपनीज में भी ऐसा होता ही है, एक बेसिक अमाउंट तो मंथली मिलेगा, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो अपने बाद में सेटल कर लेंगे ईयर एंड पे। प्रोवाइडेड दैट में नो अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड, कब जरूरत नहीं पड़ेगी, वेयर अ नीडी कंपनी डज नॉट हैव अ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब ये मेन डायरेक्टर्स में से कोई नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम वाले काम कर रहे हैं।
द रेम्यूनरेशन पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स और ऑफ सच कंपनी और 15 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। मतलब इस लिमिट से अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो तो कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, इतना अमाउंट तो आप विदाउट अप्रूवल भी उनको पे कर सकते हो। लिमिट ध्यान रखना 10% प्रॉफिट का या फिर 15 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, क्योंकि निधि कंपनी एक अलग कैटेगरी है तो उसमें पॉइंट काम आ सकता है। रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर क्लॉज बी इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड इन दिस बिहाफ बाय द निधि कंपनी। ऑलरेडी जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो ही गया है तो फिर बाकी किसी एंटिटी से, गवर्नमेंट से, आरओसी, एनसीएलटी, किसी से, बोर्ड से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओनर्स ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया। सेकेंड प्रोविजो में ये तो सेम पॉइंट हो गया, 1%, 3% वाला वो रिपीट है। However, Nidhi companies are allowed to pay remuneration to directors who are neither MD nor whole-time director for performing special services subject to condition। कोई भी पार्ट टाइम डायरेक्टर कंपनी के लिए कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ काम कर रहा है, उसके लिए वो अलग कुछ पैसे मांग रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग मांग रहा है तो उसको दे सकते हैं, क्योंकि रेम्यूनरेशन ही है, काम के बदले ही पैसे मांगे ना तो चलेगा। तो ये जो हमने 197 में आगे टेबल देखा 11% वाला, शॉर्ट में अपने ये बोलते हैं, अगर इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन देना हो डायरेक्टर्स को या KMPs को तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, या अगर कंपनी के मालिकों को ऑब्जेक्शन ना हो तो पॉसिबल है। आप सब शेयर होल्डर्स हो ना, आप लोग रेडी हो कि भाई हमारे कंपनी का डायरेक्टर अगर ज्यादा रेम्यूनरेशन मांग रहा है तो दे दो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, उस पर मेहनत करें। तो 11 के बदले हम तो 15% भी देने को रेडी है, बट बोले नहीं 197 तो डिनाई करता है। तो 197 जो है वो ऐसा डिनाइल नहीं कर रहा है, 197 इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कंपनी का ओनर खुद अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे देने को रेडी है तो फिर कंपनीज एक्ट को क्या प्रॉब्लम है। तो 197 की जो कंडीशन है वो जनरल कंडीशन है, आपको अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू आप अपनी कंपनी में अपने डायरेक्टर्स को ज्यादा रेम्यूनरेशन दे भी दोगे तो उसमें ऑब्जेक्शन आने वाला नहीं। तो ये चीज क्लियर करके चलनी है कि ये रिस्ट्रिक्टिव सेक्शन नहीं है, सिर्फ रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या बोला, बोले हम 197 को जानते ही नहीं कौन है, ठीक है हम देख लेंगे अपने हिसाब से। IFSC कंपनी को भी एग्जेम्पशन यहाँ पे दिए हुए हैं कि वो भी इन सेक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं, एग्जेम्पशन वाली कंडीशन स्पेशल केस में हो गई। बोलो यहाँ तक क्लियर, पता चला। अब ये तो नॉर्मल बात थी कि चलो सब सही चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का इतना परसेंटेज आप बांट दो, कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है जब कंपनी या तो प्रॉफिट कमा नहीं रही है या प्रॉफिट कमा तो रही है लेकिन बहुत कम, इनएडिक्वेट प्रॉफिट या नो प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन में जो रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर्स को देना तो है ही, अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज रखने जाएंगे तो प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, तो क्या करें। तो इसमें ऐसे क्राइटेरिया में क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। 197 का सबसेक्शन 3 और 11 का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ी टेक्निकल कंडीशन है तो वर्ड के साथ ही चलूंगा मैं, लैंग्वेज के साथ ही देखेंगे। इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, या तो प्रॉफिट है ही नहीं या बहुत कम प्रॉफिट हुआ, द कंपनी शैल नॉट पे बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सम एक्सक्लूसिव ऑफ द सिटिंग फीस, मतलब इसको अलग रखेंगे, इंक्लूडिंग एनी मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5। अभी तक चल रहा था 197, अब आया शेड्यूल 5। 197 में क्या हो रहा था हमने देख लिया कि जब सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वो 11% वाला टेबल यूज करो। लेकिन अब क्योंकि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट है नहीं, ऐसी सिचुएशन में जब आप रेम्यूनरेशन पे करोगे तो पे करते टाइम शेड्यूल 5 को फॉलो करना है, उसके रिस्ट्रिक्शंस को आपको ऑनर करना पड़ेगा वैसा। नेक्स्ट, इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू कंप्लाई विद सच प्रोविजंस देन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी टेकन। दो ऑप्शन दे दिए, या तो शेड्यूल 5 बिना बोले फॉलो कर लो, उसमें जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए वो आपको मानने पड़ेंगे। अगर आप उसको नहीं मानते हो या ऐसा कुछ है कि आपको उससे अलग जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो या तो अप्रूवल लेने जाओ या शेड्यूल 5 बिना बोले फॉलो कर लो। अगर आप शेड्यूल 5 फॉलो कर रहे हो कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो अप्रूव्ड लिमिट शेड्यूल 5 गवर्नमेंट ने रखा है एक्ट के अंदर, बट आप उससे डेविएट कर रहे हो ना तो स्पेशल परमिशन लेने के बाद ही डेविएशन हो सकता है। तो ये पॉइंट्स ऐसे ध्यान रहेंगे। इन केस में शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल ऑन ग्राउंड्स ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। Any provision relating to the remuneration of any director which purports to increase or has the effect of increasing the amount thereof, whether the provision be contained in the company's memorandum or articles or in an agreement entered into by it or in any resolution passed by the company in general meeting or its board, shall not have effect unless such increase in accordance with the condition specified in that schedule। बात वही घुमा फिरा के, अगर आप अपने डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कुछ भी बढ़ा रहे हो, जो है उसे इंक्रीज कर रहे हो, करो, लेकिन शेड्यूल 5 से बाहर नहीं जाना चाहिए उस लिमिट में। तो जरूरी नहीं ना कि शेड्यूल 5 में जितनी लिमिट रखी है हम मैक्सिमम पेमेंट ही कर रहे होंगे। शेड्यूल 5 में एक XYZ अमाउंट है कि इतना पे कर सकते हैं डायरेक्टर को, उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी उससे कम है और रेम्यूनरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब कंपनी लॉस में है बट ये अपना रेम्यूनरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ तक बढ़ा सकते हो? मैक्सिमम शेड्यूल 5 की लिमिट तक।
उससे ज़्यादा बढ़ाना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ेगा। ये उस सेंस में बोल रहे हैं कि कंपनी नुकसान में चल रही है, आप अपना रेम्यूनरेशन बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शेड्यूल 5 की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर ऑलरेडी आप उस लिमिट पे ही चल रहे हो तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन उससे कम सैलरी अगर अभी तक चार्ज कर रहे थे तो इंक्रीज कर सकते हो विद इन द लिमिट्स, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। और उससे ज्यादा लिमिट से बाहर जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अब ये बात अभी आपको यहाँ पे अमाउंट के साथ क्लैरिफाई हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत अभी कम समझ आया होगा, क्लियर हो जाएगा। देख लो नेक्स्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मतलब शेड्यूल 5 फिर फॉलो करना ही पड़ेगा। शेड्यूल 5 यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसके हिसाब से क्या मॉनेटरी लिमिट्स है, वो देख लेते हैं। वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टेन्योर ऑफ मैनेजरियल पर्सन, मतलब उसका अभी टर्म चल रहा है, अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, इट मे विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल पे रेम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स गिवन बिलो। ए और बी दो पॉइंट्स है, दोनों में लिमिट्स है। ए मतलब ये पूरा टेबल और बी पॉइंट उसके बाद आएगा। टेबल में बोला कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि कितना रेम्यूनरेशन मैक्सिमम दे सकते हैं। अब जो कंपनी नुकसान में चल रही है, हो सकता है उसका कैपिटल नेगेटिव में चला गया, असेट माइनस लायबिलिटी में माइनस में आंसर आ रहा है। तो अगर नेगेटिव कैपिटल है या फिर कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम है, मतलब इतनी हेवी कैपिटल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो ईयरली रेम्यूनरेशन अपने दे सकते हैं एक मैनेजरियल पर्सन को, वो कितना होगा, 60 लाख रुपीस। काफ़ी है, ठीक है। कंपनी नुकसान में चल रही लेकिन 60 लाख रुपीस जो है वो आप चार्ज कर रहे हो। तो ये केएमपी के लिए कैटेगरी है। जो केएमपी वाली कैटेगरी में होल टाइम एमडी मैनेजर ये सब आ रहे हैं ना, इनके लिए बोला है। और ये पर एम्प्लॉई है, टोटल नहीं है, ये पर डायरेक्टर या पर केएमपी है कि मैक्सिमम 60 लाख रुपीस तक का आप रेम्यूनरेशन ले सकते हो। तो इतना भी मिल जाए तो बहुत है। दूसरा क्या बोला, जो राइट वाला लास्ट कॉलम है वहां पे बोला कि इन केस ऑफ एनी अदर डायरेक्टर, मतलब जो केएमपी की कैटेगरी में नहीं आता ना, वो डायरेक्टर की बात हो रही है। तो वहाँ 60 लाख के बदले रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, 12 लाख। समझ आए? तो वहाँ अमाउंट कम कर दिया क्योंकि मेन केएमपी नहीं है। अब कंपनी कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगी ना, ये अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। 5 करोड़ या उससे अबव कैपिटल है बट 100 करोड़ से कम है, तो यहाँ लिमिट कितनी हो जाएगी, 60 लाख के बदले 84 लाख हो जाएगी। कैपिटल बढ़ रही है ना, तो ज्यादा पे कर सकते हैं। वहीं पे अदर डायरेक्टर के केस में 17 लाख हो जाएगा। 100 करोड़ से 250 करोड़ की कैपिटल है, तो ये तो काफी हैवी अमाउंट है। इसमें आप 120 लाख पे कर सकते हो ना, 1.2 करोड़ हो गए। और दूसरे केस में 24 लाख। देखना 1/5 का रेशियो चल रहा है, 60 लाख के सामने 12, 85 का 17 होता है, तो 84 के हिसाब से 17 रखा है, 120 के सामने 24। अब 250 करोड़ से ऊपर कैपिटल है तो उसमें और अमाउंट आपको ज्यादा भी दे सकते हैं। 120 लाख तो फिक्स दे सकते हैं, और एक्सेस कैपिटल जितनी भी है 250 करोड़ से ऊपर, उसका 0.01% इतना रेम्यूनरेशन आपको मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है ना टोटल कैपिटल कितनी है। सपोज 300 करोड़ है तो 250 से ऊपर कितना जा रहा है, 50 करोड़। 50 करोड़ का 0.01% जो भी आएगा 120 लाख में ऐड करके मैक्सिमम उतना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। क्लियर? और यही चीज अदर डायरेक्टर के केस में सेम वही हो जाएगी, 24 लाख प्लस 0.01% सेम चल रहा है। तो ये ए कैटेगरी जो अपन ने देखी, इसमें लिमिट्स है। आप ये लिमिट के अंदर रेम्यूनरेशन दे रहे हो ना, तो यू आर फॉलोइंग शेड्यूल 5। आप शेड्यूल 5 फॉलो कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप उनसे बिना पूछे भी इतना पेमेंट कर सकते हो। प्रोवाइडेड में क्या बोला, अबव लिमिट शैल बी डबल्ड इफ द रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो बाई स्पेशल रिजोल्यूशन ये लिमिट को डबल कर सकते हैं। तो जो 60 लाख बोला था, 60 लाख बढ़ा के 120 कर सकते हैं। 84 बोला था तो उसको 84 का डबल 168 कर सकते हैं। ये पावर शेयर होल्डर्स के पास है। अगेन कंपनी के मालिक खुद अगर रेडी हैं तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा प्रोविजन रखा हुआ है। यूजुअली वो रेडी नहीं होंगे ना अगर कंपनी नुकसान में है तो। इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर द लिमिट शैल बी प्रो रेटा। अगर कोई डायरेक्टर पूरा साल कंपनी में अपॉइंटेड था नहीं, इन बिटवीन आया, तो फिर 60 लाख का रेम्यूनरेशन दे देंगे तो वो तो पूरे साल का हो गया ना। तो अगर उसने 4 महीने ही काम किया है या तभी आया था वो, तो 4 मंथ्स का प्रोपोर्शन गिन लेंगे कि 60 लाख ईयरली है तो 4 महीने का कितना, मैक्सिमम फिर उतना पे कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अब ए पॉइंट तो खत्म हुआ। यहाँ बी पॉइंट में देखे क्या बोल रहे हैं इसके साथ साथ, इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सन हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, no approval of the central government is required if such managerial person is not having any interest in the capital of the company or its holding company or any of its subsidiary, directly or indirectly or through any other statutory structure, and not having any direct or indirect interest or related to the directors or promoters of the company or its holding or any of its subsidiary at any time during the last 2 years before or on or after the date of appointment, and possesses graduate level qualification with expertise and specialized knowledge in the field in which the company operates। तो क्या पता चला इसका मतलब,
पूरे पैराग्राफ से आउटकम क्या निकला, आप पढ़ के ट्राई कर लो, वापस एक बार रीड कर लो। ये सेक्शन की लैंग्वेज है, थोड़ा डिटेल में लेके गए, सिंप्लीफाई करके बता दो क्या हो रहा है। इंडिपेंडेंट वालों के बारे में बोल सकते हैं, मैनेजरियल पर्सन फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे बोला सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना है अगर कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन क्या है कि मैनेजरियल पर्सन का कंपनी में कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ठीक है, ना किसी रिलेटिव के थ्रू, ना एज अ प्रमोटर। सारे पॉइंट्स जो भी हो सकते थे वो सब डिस्कार्ड कर दिए, तो ये इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में जा रहा है, लमसम अपने ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा कोई रिलेशन ना होल्डिंग के साथ ना सब्सिडरी के साथ, ये भी बोल दिया। और वो भी लास्ट 2 साल का देखा जाएगा, लास्ट 2 साल से आपका ऐसा कोई रिलेशन अगर कंपनी के साथ नहीं है तो फिर आप इसको पेमेंट करते टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे बिना पे कर सकते हो। और लिमिट वही रहेगी जो ऊपर हमने देखी, उससे ऊपर जाने वाली नहीं, जो ए पॉइंट में थी, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया इसका। प्रोवाइडेड दैट में any employee of a company holding shares of the company not exceeding 0.5% of its paid up capital under any scheme formulated for allotment of shares to such employees including the ESOP plan or by way of qualification shares shall be deemed to be a person not having interest in the capital। मतलब 0.5% तक शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो चलेगा, जो ऊपर वाला पॉइंट था उसके सामने एक एक्सेप्शन दे दिया। ESOP प्लान में हो सकता है शेयर अलॉट हुए, तो फिर अब ये जो है वो इंडिपेंडेंट से बाहर हो गया अगर इस प्रोविजो में आ गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट में हमने देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप ESOP ऑफर नहीं कर सकते, तो यहाँ स्टॉक ऑप्शन ऑफर कर दिया तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 0.5% तक शेयर होल्ड कर रहा है ना, तो मान लेंगे कि उसने ऊपर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, एक्सेप्शन में रख दिया और कुछ नहीं। दूसरा इसमें बोला था बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन, वो जो टर्म यूज कर रहे हो उसको अंडरलाइन कर लो। ये अब वैसे मैंडेटरी नहीं है लेकिन कंपनी वाइज हो सकता है, इसको ना क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं। ये पुराने एक्ट में मैंडेटरी था पहले, जहाँ पे कंडीशन ये थी कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो ना, यू हैव टू होल्ड सम शेयर्स और सिक्योरिटीज इन द कंपनी। ये एक सिक्योरिटी के तौर पे इसलिए करवाते थे क्योंकि आपका खुद का पैसा लगवा दिया कंपनी में। जिस कंपनी के आप डायरेक्टर बन रहे हो ना, सिर्फ सैलरी लेके प्रॉफिट शेयरिंग लेके निकल जाओगे तो आपका क्या रिस्क है, फिर आप क्यों एफर्ट करोगे कंपनी को बचाने के लिए। आप तो सोचोगे 2-5 साल इन्वेस्टर्स के पैसों से कंपनी चल जाए, अपना रेम्यूनरेशन निकल जाए, कंपनी बंद होती है तो ठीक, अपने कहीं और काम कर लेंगे, अपना तो पैसा आ ही रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए पहले ये बोलते थे कि आप खुद पहले कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदो एज एन इन्वेस्टमेंट, ताकि ना आपको खुद को भी डर लगे तो कंपनी डूबेगी ना तो मेरा पैसा भी जाएगा। तो आप सिर्फ डायरेक्टर की तरह सैलरी लेने के लिए काम ना करो, आप पर्सनल इंटरेस्ट ले कंपनी को बचाने के पीछे और उसको मेंटेन करने के पीछे एफर्ट करो। ऐसे शेयर्स को बोलते थे क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब नए एक्ट में 2013 में ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको डायरेक्टर को बोलना ही पड़ेगा क्वालिफिकेशन शेयर होल्ड करने के लिए, बट अगर कंपनी का पर्सनली ऐसा कोई रूल रेगुलेशन उनके आर्टिकल्स में है तो फिर वो बात हो सकती है, इसलिए क्वालिफिकेशन वर्ड वहां पे यूज किया। लेकिन उतना अभी आजकल प्रैक्टिकली रेलेवेंट कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरीली नहीं है, ऑप्शनल हो सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिमिट स्पेसिफाइड इन द गिवन आइटम्स shall apply if the payment of remuneration is approved by resolution passed by the board। फॉर्मेलिटीज है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और अगर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है तो उनकी तरफ से भी अप्रूवल होना चाहिए। तो ये हमने कमेटी की बात ऑलरेडी पहले कर ली। द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट्स। अब बाहर दूसरों को पैसा देना है, उसमें डिफॉल्ट किए होंगे तो ये रेम्यूनरेशन आपको क्यों चार्ज करने देंगे, बोलेंगे पहले काम करो, आउटसाइडर्स का पैसा पे करो, उसके बाद बचे तो आप क्लेम करो। तो वो रिस्ट्रिक्शन तो आ ही सकता है। डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा तब तक फिर रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं करने देंगे, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन जो भी जरूरी है वो पास कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग के क्या हो रहा है। अब उसमें वो जो एक करेक्शन कर लेना, एज पर आइटम 13 लिखा, 13 नहीं है एक्चुअली, वो बी है, ए और बी, 13 नहीं वो बी है। और लास्ट में स्टेटमेंट अलॉन्ग विद नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग रिफर्ड टू इन क्लॉज 3 इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन। ये तो पता ही है, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो आने ही वाला है, वो सब बातें आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये समझ आ गई, कंडीशन पता चला। तो यहाँ पे या तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है या इनएडुकेट प्रॉफिट हो रहा है, और इस सिचुएशन में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना पूछे अगर काम करना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कितना आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट कैटेगरी देख लो, शेड्यूल 5 का ही पार्ट है ये भी। रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अभी जो पढ़ा ना वो जनरल था कि अगर गवर्नमेंट अप्रूवल में नहीं जाना है तो नॉर्मली शेड्यूल 5 क्या बोलता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस बोले हैं तो लिमिटेड केसेस होंगे, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी। देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ कंपनी में विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल पे रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 मतलब कौन सा, जो पीछे अभी आपने टॉपिक देखा वो, उसका हेडिंग देख लो, पेज 342 पे देखना।
ऊपर जो हेडिंग है उसमें क्या लिखा है, शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2, मालूम पड़ा। तो शेड्यूल 5 का सेकंड पार्ट, उसमें सेकंड सेक्शन, वही सेक्शन का रेफरेंस यहाँ पे हम दे रहे हैं। और यहाँ जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 में ऐसा बोला कि सीजी के अप्रूवल के बिना वो जो लिमिट्स आपने पढ़ी ना, उससे ऊपर रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, पता चला, एक्सेस बोला हुआ है। तो स्पेशल केस में अलाउ किया गया, where the remuneration is in excess of the limit specified in section 1 or 2 is paid by any other company, and that other company is either a foreign company or has got the approval of its shareholder in general meeting to make such payment, and treats this amount as managerial remuneration under 197, and the total managerial remuneration payable by such other company to its managerial person including such amount or amounts is within permissible limits under section 197। इन शॉर्ट ऐसा हो रहा है कि हमारा वाला KMP या जो भी मैनेजरियल पर्सन है किसी और एंटिटी में भी पोस्ट होल्ड कर रहा है। हम जो उसको पैसे दे रहे हैं वो तो शेड्यूल 5 की लिमिट में ही है, लेकिन वो दूसरी कंपनी में जहाँ पोस्ट होल्ड कर रहा है वहां से भी उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। और वो कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी के वहां के शेयर होल्डर्स ने उनकी जनरल मीटिंग में डिसाइड किया हुआ था कि हम इसको ज्यादा रेम्यूनरेशन देने के लिए अग्री करते हैं। जैसा अपन ने पीछे भी देखा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो लिमिट डबल हो जाएगी, तो वैसा रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया हुआ है। अब इस KMP को जो टोटल रेम्यूनरेशन मिल रहा है हमसे और वो फॉरेन एंटिटी से, वो मिला के अगर ये पीछे वाली लिमिट से ऊपर चला भी जाए तो इसमें हमने क्या नॉन कंप्लायंस किया। इंडिविजुअली देखा जाए तो अपन ने तो शेड्यूल 5 के हिसाब से पेमेंट किया, बट उसकी टोटल इनकम अगर इसमें डबल भी हो जाती है, ट्रिपल भी हो जाती है, हमारा वो कंसर्न नहीं। तो ये क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे, उस सेंस में बोला है। ये कॉमन सेंस वाली बात थी, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है ना, हमने तो लिमिट से कम ही पे किया है, उसका टोटल रेम्यूनरेशन बढ़ गया बिकॉज वो दो जगह पे काम कर रहा है, वो फिर हमारे हेडेक में नहीं है, हमारे पॉइंट में आने वाला नहीं है, और उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट, वेयर द कंपनी इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब ये अलाउंस की बात हो रही है, फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनको वो रिस्ट्रिक्शंस जो अपन ने पीछे सेक्शन 2 में देखे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि नई नई कंपनी और अभी तक 7 साल हुए नहीं है, तो ये स्टार्टअप वाली कैटेगरी में ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, इट इज अ सिक कंपनी फॉर होम अ स्कीम ऑफ रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन हैज बीन ऑर्डर्ड। अब सिक कंपनी है, वैसे ही फाइनेंशियल हालत खराब है उनकी, उन पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। कितनी बार क्या होता है ना, फिर वो मैनेजमेंट को मोटिवेट करने के लिए, नुकसान में है कंपनी फिर भी अच्छे पैसे देने पड़ते हैं ताकि स्टाफ ठीक से काम करे, डायरेक्टर सही एक्शन ले और कंपनी को जल्दी सिचुएशन से बाहर निकाले, तो अलाउ किया जा सकता है। इज अ कंपनी इन रिलेशन टू विच अ रिजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय द NCLT अंडर IBC फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल। ये आपको पता है, चैप्टर 21 वो अपन ने देखा था, NCLT और जो कंपनीज है जो IBC कोड में जा रही है, तो IBC कोड वाले केस में रिवाइवल प्लान बनाया। रिवाइवल प्लान में अगर उनको कुछ पेमेंट किया जा रहा है जो पीछे वाले लिमिट से ज्यादा भी है तो इट इज ओके, 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलेगा। उसके बाद फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। वेयर द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन एक्सीड्स द लिमिट इन सेक्शन 2 बट द रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय NCLT। इम्प्लाइड हो गया, NCLT ने फिक्स किया, हमने कुछ नहीं किया उसमें, तो ट्रिब्यूनल जो बोलेगी वो हो सकता है। प्रोवाइडेड the limit under this section shall be applicable subject to the meeting of all the conditions specified under section 2 and following additional condition। पीछे जो conditions बोली थी वो तो सारी आपको follow करनी है, और भी साथ साथ में additional conditions यहाँ पे बोली। देखें, सबसे पहले except as provided in paragraph A, वो जो ऊपर पॉइंट देखा अपन ने, paragraph A मतलब where the remuneration is in excess of the limits वाला। The managerial person is not receiving remuneration from any other company। अब एक्सेप्ट करके बोल दिया तो पहले ही क्लियर कर दिया। नॉर्मली ऐसा बोल रहे हैं कि आपको किसी और कंपनी से रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं, लेकिन फिर बोला कि एक्सेप्ट जो क्लॉज ए में ऊपर लिखा था, पैराग्राफ ए में लिखा था, वहां पे क्या लिखा था कि फॉरेन कंपनी से अगर रेम्यूनरेशन रिसीव हो भी रहा है और इसको मिला के जो लिमिट है वो क्रॉस हो भी रही है तो प्रॉब्लम नहीं, तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, बाकी जनरली अलाउड नहीं होता है। द ऑडिटर और CS ऑफ द कंपनी और वेयर द कंपनी इज नॉट अपॉइंटेड अ secretary in whole time practice certifies that all secured creditors term lenders have stated in writing that they have no objection for appointment of managerial person as well as the quantum of remuneration, and such certificate is filed along with the return which is prescribed under the given section। in short, कोई प्रोफेशनल CS जो है वो सर्टिफाई कर दे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाकी क्रेडिटर्स से पूछ लिया है, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर इसको ज्यादा रेम्यूनरेशन दिया भी जा रहा है दे आर ओके, तो कंसेंट लेना या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना नेसेसरी। क्रेडिटर्स के पेमेंट्स में कोई डिफॉल्ट्स नहीं है, इसका भी एक सर्टिफिकेट इशू करवा लेंगे। और लास्ट में देख लो, सेज वाली जो कंपनीज है ना, अ कंपनी इन अ सेज एज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम विच हैज नॉट रेज्ड एनी मनी बाय पब्लिक इशू ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स इन इंडिया and has not made any default in India in repayment of any of its debts or debentures or interest payable thereon for a continuous period of 30 days
इन एनी फाइनेंशियल ईयर मे पे रेम्यूनरेशन अप टू, अमाउंट देख लो कितना है, बता दो कितना हो रहा है, 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख पर एनम। तो ये सेज वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन कि यहाँ पे अमाउंट इतना पे कर सकते हैं अपने KMP को, ये अलाउ किया हुआ है। डन, ये कंडीशन पता चल गई। ये सब अमाउंट याद रखने पड़ेंगे, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स इन एनी अदर कैपेसिटी, वो मिल सकता है ना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रोफेशनल सर्विसेज वो दे रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन उनको पे करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। इसकी लैंग्वेज में ये देखना है कि रेम्यूनरेशन 197 में इंक्लूड होगा या अलग से मिलेगा, वो क्लैरिफाई करना है, उस हिसाब से पॉइंट इंपॉर्टेंस रखता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कैन बी डन either by the articles or by a resolution, or if the articles so require by special resolution, वो तो ठीक है। Whatever is the mode of determination of remuneration, it needs to conform to the provisions of section 197। 197 जो स्टार्टिंग में 11% वाला देखा वो, ठीक है, बार बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि मिक्सअप नहीं हो जाए। सब सेक्शन 4 expressly requires that the remuneration payable to the directors of a company, including any managing or whole-time director or manager, shall be determined in accordance with and subject to the provision of this section. The remuneration so determined to be payable is required to be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered by any such director in any other capacity। ये सब बातें नोट कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लो, ये चीज वो केस में पूछते हैं फिर तब ध्यान ही नहीं होता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। Remuneration so determined to be payable is required to be inclusive of the remuneration payable to him for services rendered by such director in any other capacity। तो एज अ डायरेक्टर आप जो रेम्यूनरेशन ले रहे हो ना वो तो है, डायरेक्टर के साथ साथ आप और कोई कैपेसिटी में अगर कंपनी में काम कर रहे हो, अब वो प्रोफेशनल गाइडेंस हो सकता है, कंसल्टिंग हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकती है, उसके नाम से भी अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, तो वो पेमेंट भी ये 11% के अंदर इंक्लूड हो गया, अलग से नहीं मिलेगा, समझ आए। ये इसलिए रखा है, नहीं तो फिर क्या होगा, जहाँ पे शेयर होल्डर्स अग्री नहीं कर रहे होंगे कि 11% से ऊपर हमें पे नहीं करना है, वो डायरेक्टर और भी पोस्ट होल्ड कर लेगा ऑन पेपर और उस पोस्ट की सैलरी ले लेगा और बोले नहीं ये तो डायरेक्टर वाली तो मैं 11% ही ले रहा हूँ, बाकी जो पोस्ट पे मैंने काम किया उसकी सैलरी अलग से ले रहा हूँ, बट ये अलाउ नहीं किया जाएगा। इंक्लूसिव का मतलब है कि टोटल लिमिट इस पे अप्लाई होगी। अब ये बात जब केस के फॉर्म में पूछते हैं तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट इंक्लूड है कि नहीं है याद नहीं आ रहा, तो आंसर स्टार्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पे वो मार्क्स जो जाते हैं ना आपके पार्ट बी में केसेस में, वो फिर इन सब पॉइंट्स पे चले जाते हैं क्योंकि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। तो इन चैप्टर्स में एक एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ना और जहाँ पे कोई कंडीशन है उसको आपके माइंड में क्लियर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में सब कुछ याद हो जाए वो वैसे भी डिफिकल्ट है। However, any remuneration for services rendered by any such director in other capacity shall not be included if, देखो एक्सेप्शन आ गया, ये कब इंक्लूडेड नहीं रखेंगे। इंक्लूडेड ना रखने का मतलब 197 के लिमिट से इन एडिशन आप ये पैसे चार्ज कर सकते हो, कंपनी से प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला, इफ द सर्विसेज रेंडर्ड आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर। प्रोफेशनल नेचर मतलब कोई क्वालिफिकेशन के बेस पे, कोई डिग्री के बेस पे आपने कोई ऐसी सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड की जो अगर वो किसी और आउटसाइडर प्रोफेशनल को हायर करके उससे लेते तो भी उनको पैसा देना ही पड़ता। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एक्चुअरी हो, क्या हो, कौन सी पोस्ट या आपने कौन सी क्वालिफिकेशन अटेन की है उसकी बात हो रही है। एक होता है ना कि अपनी कंपनी का डायरेक्टर है, अच्छा डायरेक्टर होने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री उन्होंने कहीं पे मेंशन की है कि MBA ही करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा हो सकता है आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाओ, तो एक तरफ आप कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो, दूसरी तरफ एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी और ICSI के मेंबर हो। अब कंपनी को प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, उसके लिए उनको कोई ऐसा कंसल्टेंट चाहिए जो उनको कंपनी के रूल्स में हेल्प कर सके। तो आपने बोला मैं ये काम कर देता हूँ, आप किसी और CS के पास जाओगे, लॉयर के पास जाओगे, उसको पूछोगे तो उसको फीस पे करोगे ना, उसके बदले मुझे पे कर देना, मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूँ। एज अ डायरेक्टर जो मेरा रोल है कंपनी में वो तो मैं काम कर ही रहा हूँ, ये एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी फीस मुझे पे कर देना। उल्टा इसमें थोड़ा नेगोशिएशन भी हो जाएगा, कंपनी को भी थोड़ा कम पे करना पड़ेगा और प्रोफेशनल की भी साइड इनकम और जनरेट हो जाएगी। ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई सर्विसेज उसके लिए मिला हुआ पैसा जो अपना 197 की लिमिट है उससे बाहर है, एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि काम भी तो प्रोफेशनली एक्स्ट्रा ही किया ना, तो एक्सक्लूजन में बोला हुआ है, डज नॉट इंक्लूड बोला है। ये आप सरप्लस चार्ज करोगे तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया, समझ में क्लियर हुआ। बोला है ना, हाउएवर एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी सच डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी शैल नॉट सो इंक्लूड या शैल नॉट बी इंक्लूडेड इफ the services are rendered are of a professional nature and the director possesses the requisite qualification for practice of the profession in the opinion of the nomination committee if the company is covered under section 178 subsection 1 else in the opinion of the board। मतलब ठीक है, ये सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि या तो बोर्ड ये चीज को सर्टिफाई कर दे कि हाँ जो डायरेक्टर हमें कंसल्टिंग या प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है वो क्वालिफाइड है इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, या अगर कंपनी में नॉमिनेशन कमेटी है तो वो इस चीज को एक बार ऑथोराइज कर दे
फिर वो भले पेमेंट ले ले चलेगा, ये बोला है। ठीक है, नेक्स्ट 197 सबसेक्शन 5, ये वो सिटिंग फीस वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, याद है वो 1 लाख रुपए वाली लिमिट थी कि सिटिंग फीस अटेंड करना मतलब जो है वो मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलेंगे, तो वो आप मैक्सिमम जो पे कर रहे हो वो 1 लाख रुपीज तक का पेमेंट हो सकता है पर मीटिंग, ये अपन ने डिस्कस किया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फीस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड और कमिटी मीटिंग्स और फॉर एनी अदर पर्पस एज डिसाइडेड प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ सच फीस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रिस्क्राइब। और वो नेक्स्ट पॉइंट में बोला है, the central government through rules prescribe that the amount of sitting fees payable to a director for attending such meeting shall not exceed the sum of rupees 1 lakh per meeting of the board or committee. The board may decide different sitting fees payable to the independent and non-independent directors other than whole time. मतलब डायरेक्टर वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं किसको कितना पे करना है विद इन द लिमिट। रूल 4 में क्या बोल रहे हैं, इट रिक्वायर्स दैट द सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वुमन डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस पेएबल टू अदर डायरेक्टर। मतलब वो मेल फीमेल के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये भी क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स फिर आज नहीं रखते, कल कंप्लीट करा दूंगा, एक सेशन और चाहिए वैसे।